हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र की जो दूसरी पुस्तक है यानी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इस पूरी किताब का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परिचय के नाम से, इंट्रोडक्शन के नाम से, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन किया गया है, समस्त अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। इसी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र किस तरह पूरी अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका क्या महत्व देखा जाता है। तो आज के सेशन में हम समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर घर बैठे आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। यहां पर आपको किसी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको 10 या 20% सिलेबस कवर करने के बाद कोई भी प्रीमियम पैकेज या पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पूरी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर प्रोवाइड कराई जा रही है। आप इस अवसर का पूरा लाभ लें और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहें। तो आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है और पूरी अर्थव्यवस्था में ये किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी अर्थव्यवस्था सबसे पहले तो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था को जब आप क्लासिफाई करना चाहेंगे, अर्थव्यवस्था के जब आप कुल मिलाकर उसको देखना चाहेंगे कि किस प्रकार की होती है, तो इसमें आपको दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं और वो दो पार्ट हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इन दोनों को अगर आप थोड़ा सा समराइज करके समझना चाहें या उसके बुलेट पॉइंट्स देखना चाहें, तो जो दो विभाजन किए गए हैं अर्थशास्त्र में, समष्टि और एक व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि को समझ के ही आप समष्टि को समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समष्टि जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है समग्र से, ठीक, जिसको कहते हैं एग्रीगेट। ठीक, ये हमेशा यौगिक होता है, यानी कई सारी गतिविधियों को आपस में समेट लेता है। ठीक, इस बात को आप समझिए। व्यष्टि जो होता है वो होता है व्यक्तिगत या इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक, व्यक्तिगत, और इसका छोटा, व्यापकता छोटी होती है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। अब ये जो समग्र आप शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी केवल एक स्तर या एक चीज, एक फर्म, एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करेगा, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेगा। अच्छा, अर्थव्यवस्था क्या है ये भी आपको समझ लेना पड़ेगा, तभी आप समष्टि अर्थशास्त्र के साथ रिलेशन बना पाएंगे। हालांकि आगे हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार का अलग सेशन आपके लिए जरूर ले आएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है ये भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से समझ लेना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तभी आप आगे की चीजों को रिलेट करेंगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो अर्थव्यवस्था अगर आप देखिए, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमी, ठीक, अर्थव्यवस्था। अब इस इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का योग। ठीक, यानी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है आप अपनी जीविका कमाने के लिए जो भी क्रिया करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब ये क्रियाएं आप किन्हीं तीन क्षेत्रों में करते हैं। एक, प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। यहां से आप समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा परिचय पाएंगे। ठीक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक, जहां होता है क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्हीं एक्टिविटी को जोड़कर इकोनॉमी बनाई जाती है। आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो यही क्रियाएं हैं। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको बोला जाता है टर्सरी एक्टिविटीज।
ठीक है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र को बोला जाता है कृषि, मतलब इसमें जो चीजें सम्मिलित होती हैं, कृषि, पशुपालन एक्सेट्रा। और ये जो द्वितीय क्षेत्र होता है ये जुड़ा होता है विनिर्माण से, यानी जिसको आप बोलते हैं जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स को हम कहते हैं कि फिनिश गुड में बदला जाता है। और ये जुड़ा होता है किससे? सेवा क्षेत्र से, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सारी की सारी सर्विसेज आ जाएंगी, जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, संचार, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इन तीनों क्षेत्रों में जो काम किया जाता है, जो एक्टिविटी की जाती है, उनका जब योग बनता है तो उससे बनती है अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था भी तीन तरह की होती है, इसकी चर्चा हम आगे के सेशंस में करेंगे। यानी जो इन तीनों क्षेत्रों में काम करके जीविका कमाते हैं, उन सभी के योग से बनती है इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी को जब समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को हम समष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं, जो चर्चा हम यहां पर कर रहे थे। ये जो समग्र या अग्रीगेट अध्ययन है, ये कहां चल रही थी? ये समष्टि अर्थशास्त्र में चल रही थी। और अगर मान लीजिए इस एक क्षेत्र में से एक व्यक्ति की गणना की जाएगी, एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, तो ये सारे अध्ययन चला जाएगा किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो समग्रता लिए हुए होगा, वो सबकी बात एक साथ करेगा। बस ये समष्टि के साथ आप ध्यान रखिए। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति मैक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, लार्ज। यानी कि यहां पर जो स्कोप रहेगा, जो अध्ययन का स्तर रहेगा, जो चीजों का समाहिकता रहेगी, वो बड़ा होगी, जिसमें केवल एक व्यक्ति या एक फर्म का अध्ययन नहीं होगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। अब जब मैं अर्थव्यवस्था आपको बार बार बोलूंगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि सभी आर्थिक क्रियाओं का योग यहां पर अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अर्थशास्त्र में सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने किया था 1933 में। इस बात का भी अपने ध्यान रखना है। रेगनर फ्रिस ने सबसे पहले 1933 में इसका चर्चा किया था। अच्छा, इस चर्चा की जरूरत कहां से शुरू हुई? यहां पर दो लोगों ने, एक तो रेगनर फ्रिस और इसके साथ साथ कीन्स महाराज भी इसी समय चल रहे थे, आगे चर्चा होगी। 1929 से 1933 तक क्या चला? मंदी या ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी मंदी आई थी। ठीक है, पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आसपास। अब इस मंदी में क्या हुआ? इस मंदी में बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब अर्थव्यवस्था का अध्ययन, उसकी नीति निर्देशन और ये सारी चीजों के लिए अब नए सिद्धांत की आवश्यकता है। उनको यह लगा कि जिन सिद्धांतों के तहत अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी, जिसको परंपरावादी सिद्धांत कहते थे, क्लासिकल सिद्धांत, वो काफी नहीं है, और तब अर्थव्यवस्था के समष्टिगत अध्ययन की जरूरत पड़ी, और वहां से इन शब्दों को क्वाइन किया गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र निकल के आए, और वहां से फिर किन्सियन अप्रोच के साथ चीजें चलने लगी। तो ये पहली बार उसी दौर में इसका प्रयोग किया गया था जो आपके सामने लिखा है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है मतलब आपको पता है अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या? अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमिक समस्या, प्रॉब्लम्स का अध्ययन करना और उसके सॉल्यूशन को निकालना। ये पूरा अर्थशास्त्र है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? आपने मैक्रो में भी पढ़ा, माइक्रो में पढ़ा होगा। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? अगर 3 केंद्रीय समस्याओं की बात की जाए जो समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी जाती है, तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, 3, किसी भी अर्थव्यवस्था की ये 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। पहला, क्या उत्पादन करें? दूसरा, कैसे उत्पादन करें? ठीक, इसके 2 होते हैं। पूंजी आधारित या श्रम आधारित। एक एक लाइन में आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। और तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें? ठीक है, किसके लिए उत्पादन करें? अब ये जो 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में इनका अध्ययन किया जाता है।
इनका अध्ययन करके इस बात पर चर्चा की जाती है कि कैसे नीति निर्देशन किया जाए, क्या नीतियां बनाई जाएं, किस तरह, तो जैसे क्या उत्पादन करें, यानी यहां पर कंज्यूमर गुड्स होंगी या कैपिटल गुड्स होंगी, यानी उपभोक्ता के लिए वस्तुएं होंगी या जो पूंजी कैपिटल गुड्स होती है जो दूसरे कारखानों में इस्तेमाल करने के लिए होंगी वो गुड्स होंगी। कैसे उत्पादन करें, यानी पूंजी आधारित या कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव हो। अगर ज्यादा कैपिटल या पूंजी लगाई जाएगी तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएंगी, और बड़ी बड़ी जब मशीनें लगाई जाएंगी तो बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और श्रम आधारित यानी लेबर वाला इस्तेमाल करके लगाया जाए तो बहुत लोगों को रोजगार तो उससे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उससे समय ज्यादा लगेगा और वस्तु की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। किसके लिए उत्पादन करें, यहां ये जो है वो जुड़ा हुआ है संसाधनों के वितरण से। संसाधनों का ये जुड़ा हुआ है किस चीज से, संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, यानी कि किस वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्राइवेट गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, तो किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे कि सभी लोगों के पास पहुंचे। ये तीन समस्याएं हैं हर अर्थव्यवस्था की और अलग अलग तरह से उसको डील किया जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है और जो भी समस्या का समाधान हो वो निकाला जाता है और प्रमुख नीतियां बनाई जाती है। उन नीतियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जरूर, राजकोषीय और मौद्रिक। इस प्रकार इसमें कुल उत्पादन, अब क्या क्या चीजें इसमें आपको आ जाएंगी, कुल उत्पादन यानी एग्रीगेट प्रोडक्शन जो है, रोजगार, कुल बचत टोटल सेविंग, कुल उपभोग और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, और राष्ट्रीय आय जैसी यौगिक समस्याओं का अध्ययन आप करते हैं। तो अगर हम एक लिस्ट बनाना चाहें कि क्या क्या चीजें आपको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़नी पड़ेंगी या उसका अध्ययन दिखाई देता है, तो जैसे उसमें आप राष्ट्रीय आय आपको निकालनी है, जीडीपी यानी गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसके अलावा बेरोजगारी का स्तर, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट का पूरा कार्यक्रम, आय और रोजगार का निर्धारण, भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी की चीजें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का पार्ट बनती हैं। चूंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके कुल योगों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए, जैसे लेट सपोज ये है प्राइमरी एक्टिविटीज, द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय में एक एग्जांपल है वैल्यू एडेड मेथड, उसमें वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर लिया जाता है। तो तीनों का पहले इंडिविजुअल अध्ययन करके निकाला जाएगा, फिर उसका ऐड करके जीडीपी बनाई जाएगी। वही बात यहां करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए इसको योगात्मक अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, जहां पर क्या होता है कि पहले व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर लिया जाता है और फिर उन सबको जोड़कर कुल योगों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसीलिए कुल मांग को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, मतलब कि हमने सभी डिमांड, सभी मांगों को, जैसे एग्रीगेट डिमांड का जब आप अध्ययन करते हैं तो क्या निकलता है, जैसे एक एग्जांपल समझिए, जब आप यहां पे समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं समग्र मांग, लॉजिक समझना है, रटना कुछ नहीं है। समग्र मांग, ठीक, जिसको कहते हैं एडी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, ये होता है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। मतलब क्या होता है, इस सी का मतलब होता है उपभोग मांग, जो घरेलू मांग होती है ना लोगों की, गृहस्थों की, इसकी मांग। तो पहले अलग से इसको अध्ययन किया जाता है और निकाला जाता है। आई होता है नहीं कौन कौन यहां पर निवेश कर रहा है और निवेश के लिए कितनी मांग अर्थव्यवस्था में चल रही है, इसका अलग से अध्ययन किया जाएगा। ठीक, फिर सरकार भी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ विकास कार्य करने के लिए मांग करती रहती है, सड़क बनाती है, पुल बनाती है, नए विश्वविद्यालय बनाती है, स्कूल बनाती है, उसके लिए कुछ डिमांड करेगी, चाहे वो लेबर की डिमांड हो चाहे वस्तु की डिमांड हो। तो इसको कहते हैं सरकार की मांग, गवर्नमेंट की मांग, सरकार की मांग। ठीक, और ये एक्स बोलते हैं एक्सपोर्ट और इसको बोलते हैं एम यानी इंपोर्ट, यानी निवल निर्यात की मांग। एक्सपोर्ट करने के लिए भी डिमांड करना पड़ता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को कहते हैं निवल निर्यात, नेट एक्सपोर्ट, निवल निर्यात की मांग। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, इन चारों को अलग अलग स्टडी पहले किया गया। एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग निकालने के लिए पहले कंजप्शन, घरेलू वस्तु उपभोग की मांग निकाली गई, फिर निवेश के लिए जो मांग है वो निकाली गई, फिर सरकार के द्वारा जो मांग है वो निकाली गई, और निवल निर्यात की मांग निकाली गई। इन सभी मांगों को निकालने के बाद आप एग्रीगेट डिमांड पर पहुंचे हैं। बस यही जो होता है, यही मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का तरीका है। ठीक है,
और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स यानी योगात्मक अर्थशास्त्र जिसको आप कह रहे हैं। क्यों किया? क्योंकि हमने इन सभी चीजों को जोड़ के एग्रीगेट निकाला। अलग से तो ये अर्थव्यवस्था के भाग है ही, बाकी हमने इन सभी चीजों को जोड़ के क्या निकाल दिया, एग्रीगेट निकाल दिया। इसलिए इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें योगात्मक, क्योंकि क्या किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया गया। यानी पहले हमने व्यक्तिगत रूप से ये सी, आई, जी और निवल निर्यात निकाला होगा, और फिर फिर इसका क्या किया हमने फिर इसका हमने क्या किया, सभी का योग कर दिया, यानी सबका एग्रीगेट कर दिया, और वहां से हमने क्या निकाल लिया, समष्टि अर्थशास्त्र की बात निकाल ली। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट्स में लॉजिक है, इसको समझ के चलना है, रटना नहीं है। तो स्पष्ट है कि समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक फर्म या एक उद्देश्य से संबंधित न होकर अर्थव्यवस्था की पूरी औद्योगिक संरचना से संबंधित है। फिर अर्थव्यवस्था अगर मैं आपको यहां एक्सप्लेन न करता तो फिर आप कंफ्यूज होते। तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लीजिए पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का योग, तो इन सभी चीजों से वो संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के पूर्ण रोजगार से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात। संसाधनों का पूर्ण रोजगार मतलब क्या है, जितने भी रिसोर्सेज आपकी इकोनॉमी में हैं उन सबको फुल एम्प्लॉयमेंट पर यूज किया जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी उनके सबसे मैक्सिमम लिमिट तक इस्तेमाल किया जाए। जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जो आपके लेबर्स हैं, उन सबको हम क्या करें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दें। जितना डिमांड है उतनी सप्लाई को मीट करें, और उसको उसमें आने वाली कोई समस्या अगर है, मान लीजिए कि लेट सपोज आपकी डिमांड आपकी पूर्ति दोनों बराबर हो गई, तो यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल माना जाता है। अब उस डिमांड में कोई बढ़ोतरी हो गई, कोई कमी हो गई, उससे स्थिति क्या होगी अर्थव्यवस्था में, उसको देखते हुए हम इस चीज को पढ़ते हैं, और इन सभी सिद्धांतों को समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे जब अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, तो वहां ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। अब देखिए कुछ परिभाषाएं समष्टि अर्थशास्त्र की अगर आप देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो चैम्बरलेन ने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है, वही एग्रीगेटिव योगात्मक। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमत नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है। इसको कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। आप देखते होंगे कि कीमत में कभी बढ़ोतरी होती है जिसको महंगाई कहते हैं, कभी कीमत घट जाती है जिसको जो मंदी की स्थिति आती है। तो ये प्राइस लेवल का अध्ययन यहाँ किया जाता है। और ये प्राइस लेवल का चेंजेस आते क्यों हैं, जब आपके कुल मांग में बहुत बढ़ोतरी हो जाए, मान लीजिए बहुत डिमांड एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या हो जाएगा, महंगाई की स्थिति आ जाएगी। तो कोशिश की जाएगी कि इन मांगों को घटाया जाए। फिर अगर मान लीजिए कुल मांग बहुत कम आ जाए तो फिर इनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और व्यक्तिगत उत्पाद से नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद, यानी राष्ट्रीय उत्पाद से संबंध क्या है, जीडीपी का। तो ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहें तो क्या क्या चीजें समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएंगी, आपकी मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, सकल घरेलू उत्पाद, सारी चीजें ये समष्टि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, ये हैंसन ने कहा है, जो वृहत योगों से जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल बचत, राष्ट्रीय आय और व्यय आदि के पारस्परिक संबंध पर विचार करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इन सभी का पारस्परिक संबंध। देखिए हर लाइन का एक एक वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटना नहीं है। पारस्परिक संबंध का मतलब क्या है, और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, आपस में क्या इनका निर्भरता है। जैसे कुल रोजगार और कुल आय, इसका क्या है, अगर मान लीजिए रोजगार की स्थिति ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कुल आय, नेशनल इनकम जो अपने आप बढ़ जाएगी, और फिर उससे जब आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, और फिर ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, और नेशनल इनकम बढ़ने से फिर रोजगार बढ़ता। तो यानी कि जितने समष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयां हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और देखिए पहले जब ये नया अप्रोच नहीं आया था, जब मंदी का काल आया तो समस्या वही थी। वहां पर ये क्लासिकल में मान के चला जाता था कि सारी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं, कुल पूर्ति है, अपना कुल डिमांड वो अब खुद क्रिएट कर लेगी और सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, सबका पारस्परिक संबंध है, और अगर इसमें से कोई एक डिसबैलेंस होता है तो सब डिसबैलेंस होंगे। इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में तरह तरह की नीतियां भी बनाई जाती हैं। और दो प्रमुख नीतियां जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसे पहला इसमें आता है राजकोषीय नीति, ठीक है, जिसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। और एक महत्वपूर्ण नीति देखी जाती है मौद्रिक नीति, ठीक है। ये मैंने मनी एंड बैंकिंग में आपको समझाया भी है, बजट में भी ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, जरूर आप इसको देख लेंगे। ये दो महत्वपूर्ण ऐसी नीतियां हैं जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए समय समय पर बनाई जाती हैं। तो ये अगर इसमें कोई डिसबैलेंस आता है तो उपयुक्त परिभाषाओं से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक आर्थिक विश्लेषण की शाखा है।
यानी एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है कि कौन सी इकाई कैसे काम कर रही है, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। वही योगात्मक वाली बात आ रही है, इंडिविजुअल इकाइयों के छोटे छोटे अध्ययन करके और फिर यह प्रयास किया जाएगा कि पूरे अर्थव्यवस्था को एग्रीगेट फॉर्म में अध्ययन करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन में हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की बेसिकली, कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हुई दिखाई देती हैं। तो एक राष्ट्रीय आय का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप नेशनल इनकम का अध्ययन करते हैं तो ये समष्टि का अर्थशास्त्र में आता है, और जब आप राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे तो क्या क्या चीजें आएंगी। तो राष्ट्रीय आय में आपको समष्टि अर्थशास्त्र में लगभग क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसका एक इंट्रोडक्शन आप जरूर देखते हुए चलिए। तो राष्ट्रीय आय, तो इसमें आपको शब्द आएगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा आप यहां पढ़ेंगे एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक, इसके साथ आय का चक्रीय प्रवाह आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां आ जाएंगी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। राष्ट्रीय आय का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां ही आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो आपको राष्ट्रीय आय का जब जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र की ही विषय वस्तु मानी जाती है। दूसरा, उत्पादन और रोजगार का स्तर, यानी लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उससे इंप्लॉयमेंट लेवल कितना बढ़ रहा है, इंप्लॉयमेंट के क्या प्रकार हैं, कौन कौन सी चीजें इंप्लॉयमेंट को प्रभावित कर रही हैं, और जैसे अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, सारी चीजें समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसमें सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आपकी इस बार के सिलेबस में हैं, कई चीजें और हायर स्टडीज की हैं लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, हालांकि इससे आप रिलेटेड आपके सब्जेक्ट मैटर में बजट है। ठीक है, आपके सिलेबस में बजट भी कहीं ना कहीं वितरण की चीज को समझाता है कि कैसे टैक्सेशन या करारोपण से हम संसाधनों को ले आते हैं सरकार के पास और फिर अलग अलग पॉलिसीज और प्लान बना के गवर्नमेंट की जो जिनके पास नहीं है उन तक पहुंचाते हैं। तो ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं आपके वितरण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ पार्ट है। आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन, मान लीजिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या नीतिगत प्रॉब्लम्स हैं जो आर्थिक विकास को रोक रहे हैं, फिर उसके लिए राजकोषीय और मौद्रिक किस तरह की नीति बनानी है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, तो यहां पर आपके सिलेबस में दो चीजें आपको यहां दिखाई देंगी, भुगतान संतुलन और विदेशी विनिमय दर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट अपने आप में अलग से है जो देखा जाता है, जो हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है कि उसमें फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO आ जाती हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड आ जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना, बायलैटरल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रेड, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपका सब्जेक्ट मैटर किस चीज की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर रखी जाती हैं। मुद्रा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मनी, तो मनी एंड बैंकिंग तो आपके सिलेबस में है ही, उसको चैप्टर को हमने कवर भी किया हुआ, जरूर आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो मुद्रा का सिद्धांत जो है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मुद्रा क्या है, मुद्रा पूर्ति कैसे होती है, मुद्रा पूर्ति का जो हम मेजर करते हैं M1, M2, M3, M4 क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा मुद्रा के लिए केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक की क्या नीतियां हैं, मौद्रिक नीति, सब कुछ आ जाता है। व्यवसायिक उतार चढ़ाव का सिद्धांत, तो आपके अगले चैप्टर में आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से अवस्फीति और स्फीति की स्थिति आती है। ठीक है, तो यहां पर आपको खास करके जैसे इसमें एक बूम पीरियड और बूम से फिर डिफ्लेशन होते हुए डिप्रेशन का पीरियड, यानी मंदी का पीरियड, महंगाई और मंदी का जो पीरियड है ये आपका पूरा बिजनेस साइकिल का पार्ट होता है। इस चीज को आप डिटेल में समष्टि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर के रूप में देख सकते हैं। और सामान्य कीमत का स्तर का सिद्धांत, यानी जनरल प्राइस लेवल जो होता है, जिससे महंगाई का बढ़ना, स्फीति या स्फीति का होना, ये सारी चीजें इसमें तय की जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समष्टि अर्थशास्त्र का ये पूरा सब्जेक्ट मैटर बनता है। इन चीजों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन माना जाता है। ठीक, तो जैसे आपके सिलेबस में जो आपको देखना है वो समग्र मांग, समग्र पूर्ति देखनी है, इसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में देखना है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको बजट देखना है, मुद्रा और बैंकिंग देखनी है, राजकोषीय मौद्रिक नीति देखनी है। इसके साथ साथ आपको भुगतान संतुलन और खुली अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन और विदेशी विनिमय दर देखना है। ये सारी की सारी चीजें किसका विषय सामग्री है, समष्टि अर्थशास्त्र की ही विषय सामग्री है। तो आई होप कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय आपको समझ में आया होगा, जो एक योगात्मक अध्ययन की बात करता है, जो समग्र अध्ययन की बात करता है अर्थव्यवस्था में। इसमें कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल आपको सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, इसके बारे में भी जरूर सूचित करिए। ठीक है,
एक बात का और ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप कक्षा 6 से 12 तक की कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी मीडियम क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर गणित और बाकी मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और शास्त्र और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स का छोटे छोटे चैप्टर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो वेबसाइट पर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लगाए गए हैं। यानी इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप एक जगह आकर बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो। और हाँ, विशेष बात यह है कि ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। वैसा नहीं कि वेबसाइट पे आने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए सारी शिक्षा निःशुल्क है। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।